इस लेक्चर नंबर 57 में वापस स्वागत है और आज हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। खासकर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल के जनरल सॉल्यूशन के अलावा और कुछ नहीं है। और हम कई सॉल्यूशन तकनीकों पर चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो इस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ के nवें ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ ये कोएफिशिएंट ए के 2 ए 3 ए एन उन्हें भी कांस्टेंट लिया जाता है। तो जो हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की है कि हम इस इक्वेशन को इस ऑपरेटर फॉर्म की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो डी पावर n प्लस ए 1 डी पावर n माइनस 1 तो n शून्य के इक्वल है। और हमने पिछले लेक्चर में यह भी देखा है कि हम इस ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हैं। डी जैसे हम पोलिनोमियल्स के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशंस करते हैं तो हम इसे फैक्टोराइज करते हैं, इसे इस फॉर्म में लिख सकते यही डी माइनस अल्फा 1 डी माइनस अल्फा 2 डी माइनस अल्फा n, यह इसका फैक्टोराइज है। इस ऑपरेटर के साथ यहाँ सवाल है और y इस x के इक्वल है और हमने पिछले लेक्चर में सिद्ध किया है कि यह बिल्कुल वैसा है जैसे डेरिवेटिव का nवां प्लस ए 1 n माइनस nवां ऑर्डर डेरिवेटिव और आगे होना। तो यह वाकई शून्य है। यहाँ हम होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड को शून्य लिया जाएगा। तो ऑपरेटर डी को एक संख्या मानते हुए मल्टीप्लिकेशन के सामान्य नियम काम करते हैं और पिछले लेक्चर से यही आकलन था। तो आज अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे और अब सरलता के लिए उदाहरण के लिए हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन दो कोएफिशिएंट ए 1 और ए 2 के साथ राइट हैंड साइड शून्य है। तो यह जनरल सॉल्यूशन कैसे पाएं, इस लीनियर इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे पाएं। तो पहले हमें इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ यह होगी डी 2 1, यहाँ डी इसे 2 को कॉम्प्लेक्स कर देगा और y पर तो यहाँ हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस ए 1 डी प्लस ए 2 और y पर ऑपरेटर शून्य के इक्वल है। तो हम इस ऑपरेटर इक्वेशन में से पूरक इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ डी स्क्वायर का मतलब है m स्क्वायर प्लस ए 1, यह m स्क्वायर प्लस ए 2 शून्य के इक्वल है। तो नॉन रिपीटेड रूट्स के मामले में पहले हम कंसिडर करेंगे इस पूरक इक्वेशन की रूट्स। तो यह पूरक इक्वेशन कैसे प्राप्त करें, यह सिर्फ ऑपरेटर इक्वेशन से है। तो इस डी के साथ काम करने की बजाय जो ऑपरेटर थे इस डी की जगह इस m को रखना बेहतर है। और अब हम यहाँ इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के साथ काम करते हैं। m स्क्वायर प्लस ए 1 m प्लस ए 2 शून्य के इक्वल है। तो यहाँ पहला मामला हम कंसिडर करेंगे नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए, जिसका मतलब है इस पूरक इक्वेशन की रूट्स के लिए यहाँ इस इक्वेशन की रूट नॉन रिपीटेड है। मतलब हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, मान लो अल्फा 1 और अल्फा 2 ये दो रूट्स हैं या नॉन रिपीटेड रूट्स। तो ये यहाँ इस पूरक इक्वेशन की अल्फा 1 और अल्फा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो हमारे पास यह सेकंड ऑर्डर का पॉलिनॉमियल है। तो हमें यहाँ ये दो रूट्स मिलेंगी अल्फा 1 और अल्फा 2 और हम मान लेते हैं ये रूट्स नॉन रिपीटेड हैं। तो दी गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास यह इक्वेशन है जिसे हम अब लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस इक्वेशन की रूट्स पता है अल्फा 1 और अल्फा 2। मतलब हम फैक्टोराइज कर सकते हैं। हम इस ऑपरेटर इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी माइनस अल्फा 1 और यह डी माइनस अल्फा 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस पर y शून्य के इक्वल है। या फिर से पिछले लेक्चर से यह देखा है कि इस प्रोडक्ट के ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। तो हम इस डी माइनस अल्फा को पहला और फिर डी माइनस अल्फा 1 y पर ऑपरेट करके यह शून्य के इक्वल है। तो पहले हम इस डी माइनस 1 को डी माइनस अल्फा 2 y शून्य के इक्वल है में उपरोक्त इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। यहाँ यह सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप सेट करते हैं, अगर आपको यहाँ इस
डी माइनस अल्फा टू वाई शून्य के इक्वल है का कोई सॉल्यूशन मिलता है तो यह दी गई इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि एक बार हमें पता है यह y यहाँ d माइनस अल्फा टू वाई शून्य के इक्वल है दे रहा है। तो अगर आप इस d माइनस अल्फा वन वन शून्य को ऑपरेट करते हैं तो भी शून्य मिलेगा। तो यहाँ यही विचार है कि अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन d माइनस टू वाई शून्य के इक्वल है का सॉल्यूशन देखते हैं, और हमें यहाँ जो भी सॉल्यूशन मिलता है वह इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यह कैसे प्राप्त करें? आसान है, यह फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यह है डी वाई ओवर एक्स माइनस अल्फा टू वाई। अल्फा टू वाई के इक्वल है, क्योंकि यह माइनस अल्फा टू वाई था इसलिए हमने राइट हैंड साइड ली है। तो हम यह हल कर सकते हैं, यह यहाँ काफ़ी अलग होने योग्य है। तो डी वाई और हम यहाँ वाई ले सकते हैं और फिर डी एक्स इस साइड पर जा सकता है और फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस डी वाई ओवर डी एक्स का सॉल्यूशन अल्फा टू वाई है, यहाँ दिया गया है क्योंकि वाई टू अल्फा टू एक्स के इक्वल है। तो हमारे पास दी गई इक्वेशन के इस भाग का यहाँ सॉल्यूशन है, लेकिन यह y अल्फा 2 के इक्वल है दी गई इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, क्योंकि यहाँ d माइनस अल्फा 2 y अगर यह शून्य है और जब हम इस d माइनस अल्फा 1 शून्य को ऑपरेट करते हैं तो उत्तर एक शून्य होगा, मतलब कि इक्वेशन सॉल्यूशन से संतुष्ट होगी। अब हम एक बार इसी एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पहले d माइनस अल्फा 2 लेते हैं और फिर d माइनस अल्फा 1। अगर हम इस पर y शून्य के इक्वल है ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा कि अब इस ऊपर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन इस इक्वेशन d माइनस अल्फा 1 y शून्य के बराबर है का भी सॉल्यूशन होगा। वही विचार जो हमने ऊपर अप्लाई किया है। तो अब हम यहाँ इस d माइनस अल्फा 1 y शून्य के इक्वल है को हल करते हैं, हमें यह y पावर अल्फा 1 x के इक्वल है मिलेगा। अब e पावर अल्फा 1 x और यह e पावर अल्फा 2 x, तो हमारे पास इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं। इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, एक है y पावर अल्फा 2 x के इक्वल है, दूसरा है v पावर अल्फा 1 x के इक्वल है, और ये दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं। एक बार हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने के बाद हमें यह भी पता है कि यह लीनियर कॉम्बिनेशन तो अल्फा 1 e पावर साथ ही c1 e पावर अल्फा 1 x और प्लस 1 और कांस्टेंट टाइम e पावर अल्फा 2 x वह भी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। और इस मामले में हमारे पास अब क्या है, तो हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं, और अगर हम इस c1 पावर अल्फा 1 x प्लस c2 e पावर अल्फा 2 x को लिखें, वह दी गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हमें क्या पता चलता है, अगर हमारे पास यहाँ सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, हम पूरक इक्वेशन की रूट्स निकाल सकते हैं। हम इस लीनियर इक्वेशन की रूट्स निकाल सकते हैं जो यहाँ थी अल्फा 1 और अल्फा 2, यह पहले से ही फैक्टर फॉर्म में लिखा गया है। और फिर सॉल्यूशन होगा c1 पावर e अल्फा 1 x प्लस c2 e पावर अल्फा 2 x। लेकिन यह मामला था जब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स थी, क्योंकि तब सिर्फ ये दो सॉल्यूशन e पावर अल्फा 2 x और e पावर अल्फा 1 x ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं। एक बार हमारे पास यह अल्फा 1 और अल्फा 2 डिस्टिंक्ट हैं, यदि अल्फा जब समान वैल्यू के लिए अल्फा दोहराया जाता है तो हम इस तरह से इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं। इसलिए जनरल सॉल्यूशन की गणना करने का एक और तरीका होना चाहिए। जब हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 हैं, वही संख्या या हमारे पास रिपीटेड रूट्स हैं, तो पहले डिस्टिंक्ट रूट्स पर वापस जाते हुए, तो जब हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स हैं हम इसे भी जनरलाइज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास nवें ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, इस कथित पूरक इक्वेशन की डिस्टिंक्ट रूट्स हैं जो बिल्कुल इस इक्वेशन से आ रही हैं, तो हम ऑपरेटर d बटा m रखते हैं। तो अगर हमारे पास इस इक्वेशन की n डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जैसा मेरा मतलब है, ये इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं e पावर अल्फा 1 x e पावर अल्फा 2 x, और इसलिए सिर्फ पावर अल्फा n x ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के n विभिन्न इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं। और फिर जब हम
लीनियर कॉम्बिनेशन के सॉल्यूशन के तौर पर लिखते हैं, मतलब y सी वन पावर अल्फा 1x प्लस सी टू ई पावर अल्फा 2x और आगे के इक्वल है, तो यह सॉल्यूशन होगा। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा एक दी गई होमोजेनियस इक्वेशन, ताकि जब हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो जनरलाइजेशन। अगली हम रिपीटेड रूट्स के मामले पर चर्चा करेंगे कि अगर हमारे पास रिपीटेड रूट्स हों तो क्या होगा, और फिर से हम यहाँ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मामला कंसिडर करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मामले में हम फिर लिख सकते हैं, हम फैक्टोराइज कर सकते हैं यहाँ उस डिफरेंशियल भाग को डी माइनस अल्फा, क्योंकि हमने यहाँ अब उन्हीं रूट्स अल्फा को कंसिडर किया है। तो अब हम यहाँ कौन सी युक्ति इस्तेमाल करेंगे, तो डी माइनस अल्फा वाई को हम जेड के रूप में व्यवहार करेंगे। डी माइनस अल्फा वाई को जेड की तरह मानेंगे, और अब यहाँ यह दी गई इक्वेशन इसे जेड लेकर, तो हमारे पास यह दी गई इक्वेशन है। हम लिख सकते हैं डी माइनस अल्फा ऑपरेटर ऑन जेड शून्य के इक्वल है, और हम इसे पहले जेड के लिए हल कर सकते हैं। एक बार हमारे पास जेड हो तो हम वाई के लिए हल कर सकते, यही तो इस तरीके से हमें दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वाई प्राप्त होगा। तो यहाँ जेड सी वन ए पावर अल्फा एक्स के इक्वल है, वह इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कांस्टेंट टाइम सी वन अल्फा एक्स। अब यहाँ इक्वेशन हल करते हैं, डी माइनस अल्फा वाई शून्य के इक्वल है, तो डी माइनस अल्फा वाई जेड के इक्वल है। अब जेड है सी वन ई पावर अल्फा एक्स, तो अब हमें यह इक्वेशन हल करनी है, क्योंकि हम अंत में यह वाई प्राप्त करना चाहते हैं। यह लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ हमारे पास वाई का डिफरेंशियल है, तो यह वाई डी वाई का डी ओवर डी एक्स माइनस यह अल्फा टाइम्स वाई सी ए के पावर अल्फा एक्स के इक्वल है। तो यह है वाई ने लीनियर इक्वेशन, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें यहाँ मिलता है वह है ए ई पावर माइनस अल्फा टाइम्स एक्स। तो यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन हमें मिलेगा वह होगा, क्योंकि यह एक लीनियर इक्वेशन है, हमने पिछले लेक्चर में पहले ही चर्चा की है, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर अल्फा एक्स राइट हैंड साइड ओवर इंटीग्रल सी वन ए पावर अल्फा एक्स को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ है ए पावर माइनस अल्फा एक्स और यह डी एक्स प्लस सी टू। तो यह सॉल्यूशन होगा इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ई पावर अल्फा एक्स कैंसिल हो जाएगा इस ई पावर माइनस अल्फा से, और हमारे पास है सी वन। जब हम इंटीग्रेट करते हैं हमें वहाँ मिलेगा एक्स, तो वाई सी वन एक्स प्लस सी टू टाइम्स इस ई पावर अल्फा एक्स के इक्वल है, और हमें इसकी जनरलाइजेशन भी मिल सकती है। जब मान लो हमारे पास यह अल्फा आर टाइम्स रिपीटेड है, देखें अल्फा आर टाइम्स रिपीटेड है, जब हमारे पास जनरल nth ऑर्डर की इक्वेशन होती है तो हमें n रूट्स मिलेंगी, तो उनमें से कुछ रिपीटेड हो सकती हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारे पास यह अल्फा रूट आर टाइम्स रिपीटेड है। तो यहाँ उदाहरण के लिए सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में हमने चर्चा की यह अल्फा टू टाइम्स रिपीट हुआ, तो जब अल्फा टू टाइम्स रिपीट हुआ तो हमें क्या मिला, हमें यह फैक्टर ई पावर एक्स मिला। पहले डिस्टिंक्ट मामले में भी आपको ई पावर अल्फा वन एक्स ई पावर अल्फा टू एक्स ई पावर अल्फा एक्स मिला, और फिर ये दो कांस्टेंट इस संबंध से दे रहे हैं सी वन एक्स प्लस सी टू। अब अगर यह रूट आर टाइम्स रिपीट होती है तो क्या सॉल्यूशन होगा, हम यहाँ से ठीक यही फॉलो करेंगे। हमारे पास होगा सी वन पावर आर माइनस वन, यह दो टाइम्स रिपीट हुआ था तो हमें यहाँ यह लीनियर टर्म मिली। अगर हमारे पास आर टाइम्स रिपीटेड रूट है हमें यहाँ आर माइनस वन एन वे पॉलिनॉमियल मिलेगा, प्लस यह सी आर ई पावर अल्फा एक्स। तो अगर अल्फा रूट आर टाइम्स रिपीट होती है हमें इस फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेगा। इमेजिनरी रूट्स के मामले पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, रियल रूट्स रियल डिस्टिंक्ट और साथ ही रियल रिपीटेड। तो इमेजिनरी रूट्स के मामले में हमारे पास वही विचार है, तो हम मान लेते हैं कि यह अल्फा प्लस आई बीटा और यह अल्फा माइनस आई बीटा जो यहाँ रूट्स हैं वे दी गई पूरक इक्वेशन की रूट्स हैं या दो कॉन्जुगेट रूट्स।
और फिर सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही केस 1 से फॉलो किया जाता है जब हम डिस्टिंक्ट रूट्स पर चर्चा करते हैं और यहाँ ये रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, वे समान रूट्स नहीं हैं, तो हमने अपना सॉल्यूशन ठीक उसी फॉर्म में लिखा है। यहाँ कोई कांस्टेंट c1 और एक्सपोनेंशियल पहली रूट अल्फा प्लस आई बीटा एक्स प्लस c21 और कांस्टेंट की पावर अल्फा माइनस आई बीटा एक्स, क्योंकि केस 1 जिसे में हमने डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए चर्चा की है हमने उन्हें माना नहीं है, चाहे वे रियल डिस्टिंक्ट हैं या इमेजिनरी डिस्टिंक्ट रूट्स। तो हम सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए ठीक वही विचार यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ई पावर अल्फा प्लस आई बीटा एक्स की पावर अल्फा माइनस आई बीटा सी से दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और इन कॉन्स्टेंट्स के साथ उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगी, ऑर्डर जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि इन दो कॉन्जुगेट्स की टर्म्स में लिखा कॉमन नहीं है सब इन इमेजिनरी रूट्स की टर्म्स में हम यहाँ आगे और सरल करते हैं, तो ई पावर अल्फा एक्स और ई पावर अल्फा एक्स हमारे पास दोनों में कॉमन टर्म्स हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हम ई पावर अल्फा एक्स और यह ई पावर अल्फा एक्स कॉमन ले सकते हैं। और अब यहाँ क्या है, c1 पावर आई बीटा एक्स प्लस c2 ई पावर माइनस आई बीटा टाइम्स एक्स, और फिर इस आई बीटा एक्स के साथ यह एक्सपोनेंशियल या इस माइनस आई बीटा एक्स के साथ एक्सपोनेंशियल हम इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस फॉर्म में कि यह कॉस बीटा एक्स प्लस यह आई साइन बीटा एक्स, और c2 के लिए भी हम यह कॉस बीटा एक्स प्लस आई टाइम्स साइन बीटा एक्स, बस हम इसे पावर आई बीटा एक्स को यहाँ कॉस और सीन की टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं और यहाँ भी ई पावर माइनस आई बीटा एक्स कॉस और साइन की टर्म्स में। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, वाई पावर अल्फा एक्स के इक्वल है और यहाँ कॉस बीटा एक्स, यहाँ भी हमारे पास कॉस बीटा एक्स है, तो यहाँ ये कांस्टेंट c1 और c2 बार हमने कॉम्बाइन कर दिए हैं और फिर साइन बीटा एक्स के साथ भी हमारे पास यह c1 बार माइनस यह c2 बार के साथ आई टर्म्स है। तो अब हमारे पास ये दो नए कांस्टेंट c1 बार प्लस c2 बार हैं और साथ ही आई टाइम्स c1 बार माइनस c2 बार, और यहाँ y पावर अल्फा एक्स के इक्वल है। और अब हमने इन कोएफिशिएंट c1 प्लस c2 बार का नाम बदलकर c1 और यहाँ c1 माइनस c2 आई के साथ कर दिया है, तो एक और नाम हमने दिया है c2, क्योंकि ये दो अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो जब हमारे पास दो रूट्स हैं हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ कॉम्प्लेक्स संख्या के तौर पर कॉन्जुगेट रूट्स, हम अपनी होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे ई पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स और c2 सीन बीटा एक्स। जब हमारी रूट्स अल्फा प्लस माइनस 1 आई बीटा टाइप की हैं तो यह अल्फा यहाँ एक्सपोनेंशियल भाग पर चला जाएगा और यह बीटा कॉस और साइन टर्म के साथ रहेगा। आगे हम इस वाले की जनरलाइजेशन कंसिडर करेंगे कि जब हमारे पास अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा होता है, कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स हैं और वे आर टाइम्स रिपीटेड हैं, तब सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये कॉन्जुगेट अब आर टाइम्स रिपीटेड हैं, तो रियल रूट्स के लिए फिर से वही विचार जिस पर हमने चर्चा की है वह लागू होगा। तो ई पावर अल्फा एक्स वह यहाँ कॉमन टर्म होगी, बस सिर्फ यह कांस्टेंट टर्म अब पॉलिनॉमियल टर्म्स में चली जाएगी, तो पाई 1 प्लस पी टू एक्स प्लस पी आर एक्स आर माइनस 1 कॉस बीटा एक्स के साथ, और यह q1 प्लस q2 एक्स प्लस क्यू आर एक्स पावर r माइनस 1 के साथ साइन बीटा एक्स, और ये सब p और q वे अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो फिर से रिपीटेड रूट्स या इमेजिनरी रूट्स का यह विचार वे ठीक वही फॉलो करते हैं जो हमने रियल संख्याओं के मामले में डिस्टिंक्ट रूट्स और रिपीटेड रूट्स के लिए डेराइव किया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब हर चीज़ का सारांश निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई शून्य के इक्वल है। हमें पहले पूरक इक्वेशन लिखनी होगी, जिसका मतलब है यह एफ एम शून्य के इक्वल है। हम बस इस डी की जगह एम रख देंगे और हमारे पास पूरक इक्वेशन होगी
और पूरक इक्वेशन की रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n द्वारा दी जाएंगी। केस 1 जब रूट्स रियल हैं और नॉन रिपीटेड हैं वह है केस 1। तो हमारे पास है वाई सी ए की पावर अल्फा 1 एक्स प्लस सी 2 ई पावर अल्फा 2 एक्स और इसी तरह आगे सी एन ई पावर अल्फा एन एक्स के इक्वल है। जब रूट्स रियल थी तो ऐसा था और वे नॉन रिपीटेड हैं क्योंकि यहाँ हर एक टर्म ई पावर अल्फा 1 एक्स ई पावर अल्फा 2 एक्स ई पावर अल्फा एन एक्स वे दी गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं और उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देगी। दूसरा हमने कंसिडर किया है रूट्स रियल है और नॉन रिपीटेड है। मान लो यह अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के इक्वल है तो यह यहाँ रिपीटेड रूट है, पहली दो रूट्स रिपीटेड हैं और अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा एन नॉन रिपीटेड रूट्स हैं। तो इस मामले में अब क्या सॉल्यूशन होगा रिपीटेड रूट के लिए? जनरल सॉल्यूशन यह फॉर्मूले का हमारे पास यह लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। तो जब रूट 2 टाइम्स रिपीट होती है हमें यहाँ यह लीनियर टर्म मिलेगी कांस्टेंट के साथ। तो c1 प्लस c2 x और ई पावर अल्फा x और बाकी सभी यहाँ नॉन रिपीटेड हैं तो c3 ई पावर अल्फा 3 और cn ई पावर अल्फा n x। तो यह होगा दी गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। केस 3 जब रूट्स कॉम्प्लेक्स रिपीटेड हैं जैसे यह अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और बाकी सभी रियल रूट्स हैं जैसे अल्फा 3 अल्फा 4 और अल्फा n। तो यह पहली दो रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा। तो इस मामले में सॉल्यूशन क्या होगा? दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो यहाँ y होगा ई पावर यह अल्फा x और c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x और फिर ये हैं रियल नॉन रिपीटेड रूट्स। तो हमें ये टर्म्स c3 पावर अल्फा 3 x प्लस c4 अल्फा ई पावर अल्फा 4 x के तौर पर मिलेंगी और यह cn ई पावर अल्फा n x पर ख़त्म होगा। केस 4 जब रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं और रिपीट होती हैं तब मान लो रूट्स है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और यह फिर से अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के तौर पर रिपीट होती है। तो ये यहाँ चार रूट्स हैं और फिर रूट नंबर 5वां अल्फा 5 अल्फा 6 और इसी तरह अल्फा n तक रियल नॉन रिपीटेड रूट्स हैं। तो अभी के लिए इस मामले के लिए हमें यहाँ एक सेपरेशन लिखना होगा c1 और c2 के साथ। लीनियर टर्म्स में तो ई पावर अल्फा x जैसा है वैसा ही रहेगा और c1 की बजाय यह अब c1 प्लस c2 x लेगा और यहाँ एक और कांस्टेंट होगा c3 प्लस c4 x। तो यहाँ चार कांस्टेंट लाए जाएंगे इन रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स के अनुरूप और फिर हमारे पास है नॉन रिपीटेड डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के अनुरूप यह टर्म्स यहाँ c5 ई पावर अल्फा x प्लस n और आगे cn ई पावर अल्फा n x के साथ। तो यह है पूरा सारांश। तो हमारे पास हैं रियल नॉन रिपीटेड रूट, यहाँ यही बात है रूट्स रियल हैं लेकिन रिपीटेड हैं। फिर हमारे पास कांस्टेंट्स के साथ यह पॉलिनॉमियल टर्म होगी और जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं तो सटीक c1 cos बीटा प्लस c2 sin b x टर्म्स होती हैं और जब हमारे पास फिर से कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड रूट्स होती हैं हमारे पास यह ई पावर अल्फा x होता है और तब यह c1 और c2 x c3 प्लस c4 x टर्म होगी जैसे रियल के लिए रिपीटेड रूट्स के मामले में होती है। ठीक है, तो जल्दी से दो उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है हम इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं y प्लस 6y की y माइनस 5 टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स के साथ सेकेंड ऑर्डर टर्म शून्य के इक्वल है। तो यह है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस या ऑर्डर 2 की इक्वेशन। तो पहले स्टेप के तौर पर हमें इस इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ हमारे पास है डी स्क्वायर माइनस यह 5 टाइम्स टी और फिर प्लस वाई पर यह 6 ऑपरेटर शून्य के इक्वल है। तो एक बार हमारे पास इक्वेशन की
ऑपरेटेड फॉर्म होती है, हम आसानी से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सारी पूरक इक्वेशन तो इसके अनुरूप पूरक इक्वेशन होगी, हम बस इस डी की जगह m रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास है m स्क्वायर है -5m और फिर है +6, और हम यह इक्वेशन हल करना चाहते हैं जो इस मामले में आसान है। तो यहाँ हमारे पास है m स्क्वायर -5m +6, तो इसका मतलब है यह m स्क्वायर और -3m -2m +6 होगा। तो यह -5m हमने -3m और -2m के तौर पर लिखा है, तो यह अब देगा m इंटू m -3 n-2, यह m-3, तो हमें यह फैक्टर मिलेगा m-2 और m-3 0 के इक्वल है के तौर पर। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन मिला m2 के इक्वल है और m3 के इक्वल है। तो यह है सॉल्यूशन इस पूरक इक्वेशन के रूट्स 2 और 3 के तौर पर। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और डिस्टिंक्ट रूट्स के मामले में जनरल सॉल्यूशन है c1 पावर 2 x और c2 पावर 3 x। वह होगा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई भी किया जा सकता है क्या यह दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो उदाहरण 2 हम लेंगे यह चौथी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर से इस ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अनुरूप हम ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह है d4-2d3 + 5d स्क्वायर -8d + 4, ऑपरेटर y 0 के इक्वल है। और फिर यह पूरक इक्वेशन हम इस d की जगह m रख सकते हैं। तो यह चौथा ऑर्डर पूरक इक्वेशन है। इसे हल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो एक बार हम इसे हल कर लेते हैं। रूट्स आती हैं एक और एक जो रिपीटेड रूट है, और फिर हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 2i-2i भी मिल रहे हैं। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होगा यदि गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो पहले यह रिपीटेड रूट का मामला तो याद रखें, जब हमारे पास रियल रिपीटेड रूट्स हैं तो हमें c1 + c2x और इस वाले का एक्सपोनेंशियल मिलेगा। और यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए हमें कॉस और साइन की टर्म्स में मिलेगा। तो जनरल सॉल्यूशन होगा c1 + c2x, और यह एक्सपोनेंशियल x यहाँ इस रिपीटेड रूट की वजह से, इस रिपीटेड रूट की वजह से हमें ये दो टर्म्स मिल रही हैं। और फिर 0 ± 2i के तौर पर यह ±2i, यह एक और रूट है जब हमें यह e पावर 0 x से अल्फा टाइम्स x तक मिल रही है। और तब हमें यह c1 IAM कांस्टेंट में है जो यहाँ c3 है, क्योंकि c1 c2 पहले ही आ चुके हैं, तो c3, और फिर हमें यह cos 2x प्लस यह c4 मिलेगा और हमें sin 2x मिलेगा। तो यहाँ e पावर 0 x 1 है, तो हमें सिर्फ यह टर्म ही मिल रही है जो है c3 cos 2x और c4 sin 2x। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन है इस मामले में जब इक्वेशन चौथा ऑर्डर इक्वेशन थी, और हमारे पास जनरल सॉल्यूशन में ये चार कांस्टेंट होंगे। तो निष्कर्ष हुए हम इस टाइप की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन f dy 0 के इक्वल है। यह सिर्फ ऑपरेटर के लिए है कि सॉल्यूशन पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यह सिर्फ ऑपरेटर के लिए है। डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने इस fd से डिनोट किया है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। तो महत्वपूर्ण भाग था, पहले हम पूरक इक्वेशन लिखते हैं और इसकी रूट्स निकालते हैं, और पूरक इक्वेशन की रूट्स की प्रकृति यह रियल डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, रियल रिपीटेड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स रिपीटेड रूट्स। और सॉल्यूशन लिखने के लिए यहाँ यह महत्वपूर्ण है, हर मामले में हम जानते हैं दी गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखना है। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे नहीं दी गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालना है, और जब हम उन दोनों को जोड़ते हैं हमें मूल रूप से दी गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होगा।
तो ये रहे संदर्भ जिनका यह लेक्चर तैयार करने में उपयोग किया गया और आपके ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।